नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बेंगलुरु से जब दिल्ली पहुंचे अरविंद केजरीवाल तो एक कानूनी पचड़ा उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज एक मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज है। बस क्या था, गुस्से में आए केजरीवाल और मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री की सहमति के बिना तो किसी मुख्यमंत्री का नाम ऐसी एफआईआर के अंदर तो नहीं आता। बेंगलुरु के डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल की जुबान भले ही छोटी कर दी हो, लेकिन उनकी जुबान की फितरत नहीं बदली। पहले भी जुबान अमूमन हर बात के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराती थी। अभी भी उनके निशाने पर प्रधानमंत्री ही हैं। तो जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पे की गई है। अब अगर एफआईआर हुई है मुख्यमंत्री के खिलाफ तो इस पे चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। बेंगलुरु से खांसी का इलाज करवाकर केजरीवाल दिल्ली लौटे तो एक नए कानूनी बवाल में फंस गए। दरअसल सोमवार की रात दिल्ली महिला आयोग में 85 नियुक्तियों को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इस रिपोर्ट में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज है। रिपोर्ट में अपना नाम देखकर केजरीवाल भड़क गए। लेकिन एक मुख्यमंत्री का नाम डालने के पहले तो 10 बार सोचते होंगे। पूरी एफआईआर के अंदर एक लाइन भी इस बारे में नहीं है कि मेरा इसमें क्या रोल है। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो की दलील है कि केजरीवाल का नाम शिकायतकर्ता ने डाला है, जिसे रिपोर्ट में रखना कानूनन जरूरी है। प्रोसीजर है कि जो कंप्लेनेंट नाम देगा उसका सबका नाम डालना पड़ेगा। हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम उसकी कंप्लेंट को मैनिपुलेट करके, लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके हमारे हिसाब से लैंग्वेज डालें। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए प्रधानमंत्री का नाम घसीटा तो जवाब बीजेपी से भी गया। दिल्ली इन दिनों चिकनगुनिया और डेंगू के दंश से जूझ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लौटते ही एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टॉम एंड जेरी मार का सियासी शो शुरू हो गया। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली समस्याओं से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ रही हैं। इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भी आज पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल उनकी सलज ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और इधर अदालत ने भी एक दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी सलहज के यौन शोषण के आरोप में फंसे ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। काफी देर तक पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मिलने आया था, मुझे धर लिया। वही जो अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने आज लंबी पूछताछ के बाद सरिता विहार थाने में गिरफ्तार कर लिया। और जो समर्थक इस वक्त थाने के बाहर खड़े हैं, अमानतुल्लाह खान के समर्थक भारी संख्या में उनके समर्थन में आ रहे थे। अमानतुल्लाह खान पर उनकी सलहज ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 16 सितंबर को महिला आयोग में शिकायत की थी। 17 सितंबर को जामिया नगर थाने में विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। शिकायत करने वाली महिला ने दिल्ली पुलिस को एक सीडी और पेन ड्राइव भी दी थी। सूत्रों के मुताबिक पेन ड्राइव में अमानतुल्लाह खान की धमकी का ऑडियो है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को साकेत की अदालत में पेश किया और 2 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस जिस तरह से मिसयूज की जा रही है मोदी जी के द्वारा, पुलिस जिस तरह से अब्यूज की जा रही है मोदी जी के द्वारा, ये बहुत महंगा पड़ेगा इनको। इस केस में नाम आने के बाद अमानतुल्लाह खान ने खुद पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी। साथ में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार नहीं किया। बुधवार को एक बार फिर पुलिस ने उन्हें बुलाया और फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरविंद ओझा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। इन सब के बीच एक और बवाल जो कि शायद अब जरा थमता हुआ नजर आए। जी हाँ, विशाल डडलानी सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। जैन मुनि के खिलाफ उन्होंने जो ट्वीट किया था उस पर जाकर सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी।
हाथ जोड़कर माफी, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सिर झुकाकर माफी, मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। दिल से माफी, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। कान पकड़कर माफी, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। हाँ। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए माफी, और मैं अब कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करूँगा। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करूँगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था, सारी हेकड़ी गुम थी। संगीतकार विशाल डडलानी जैन मुनि तरुण सागर महाराज के पास हाथ जोड़े आए, सिर झुकाकर माफी मांगी। जैन मुनि ने उनसे जैन धर्म के मुताबिक 5 प्रकार से क्षमा मंगवाई। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। अजय ये चाहता था कि जब भी वो आए आपके पास आए माफ़ी मांगने के लिए तो पंच माफ़ी उनका होना चाहिए, और पंच माफ़ी उन्होंने मांगी है। विशाल डडलानी की अकड़ यूं ही ढीली नहीं हुई थी। पिछले 28 अगस्त को जैन मुनि के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करके डडलानी बुरी तरह फंस चुके थे। जैन धर्म के अनुयायियों ने डडलानी के खिलाफ अंबाला, दिल्ली समेत करीब 100 जगहों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। डडलानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी विशाल को कड़ी फटकार लगी थी। हाईकोर्ट ने डडलानी को अंबाला पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल होने का आदेश दिया था। विशाल डडलानी के पास अब 2 ही रास्ते बचे थे, एक तो जैन मुनि तरुण सागर महाराज से माफी मांगे या फिर कानूनी लड़ाई लड़े। क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने जो पहली ट्वीट में बात की, जो ट्वीट मैंने डिलीट की है लेकिन जो लीगल रिकॉर्ड पे है, उस ट्वीट में मैंने जो बात कही वो मुझे शोभा नहीं देती, तो मैंने माफी मांगना शुरू किया और मैं अब तक माफी मांग रहा हूँ। जैन मुनि का मजाक उड़ाना डडलानी को भारी पड़ गया था। उन्हें दिन में तारे नजर आ चुके थे। कानूनी फंदे से छुटकारा पाने के लिए डडलानी जैन मुनि से माफी मांगने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए। कभी कभी क्या होता है कि भूले भटके में आदमी के जबान से कोई बात निकल जाती है जो कभी मतलब उस दिशा में जानी नहीं चाहिए, लेकिन चली जाती है। वो मिस इंटरप्रेट हो जाती है, मिसकंस्ट्रू हो जाती है, और भूले भटके में लोगों के दिल दुख जाते हैं। जैन मुनि तरुण सागर महाराज ने न सिर्फ विशाल डडलानी को माफ किया, बल्कि जैन समुदाय से भी कह दिया कि इस मामले को यहीं खत्म करें और शिकायतें भी वापस ले लें। सत्येंद्र जैन, चंडीगढ़, आज तक। अब आम आदमी पार्टी की पूरी कहानी तो खत्म नहीं होती, कोई ना कोई नया किरदार होता है। नवजोत सिंह सिद्धू कई दिनों तक आंख मिचौली का गेम खेलते रहे वो आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन एक बार फिर लगता है उम्मीद भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी की तरफ ही देख रहे। दरअसल चौथे मोर्चे से उनका मोह भंग हो गया है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ डगमगाते हुए दिख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सितंबर को गाजे बाजे के साथ गुरु एक नए मोर्चे आवाज़े पंजाब के साथ शुरू हुए थे। सबको लगा कि अब तो छा गए गुरु। आवाज़े पंजाब दा मकसद बेहाल पंजाब नू खुशहाल करना। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सियासी मंजिल के लिए बीजेपी, अकाली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ चौथा रास्ता अपनाया था, लेकिन 2 हफ्ते के भीतर ही चौराहे पर आ गए। आटा दाल का भाव पता चला। अब गुरु ने चौथे मोर्चे के चौराहे से पलटी मारने का फैसला कर लिया है। मोर्चा बनाया था तब तो खुद आकर गरजे थे, लेकिन मोर्चे से यू टर्न का मामला आया तो खुद सामने नहीं आए। प्रेस नोट के साथ पत्नी नवजोत कौर को भेज दिया। जो पार्टी अच्छे लीडर, अच्छे नेता और नीतियां पंजाब के लिए पेश करेंगी, उनका हम अगर उनको जरूरत पड़े उनका हिस्सा बनने के लिए ये फ्रंट तैयार है। गुरु ने चौथे मोर्चे से भले ही तौबा कर ली हो, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षाएं अभी भी वही हैं। पांव रखने के लिए 2-2 नावों की तरफ देख रहे हैं। परहेज अकाली दल और बीजेपी से है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए विकल्प खुले हुए हैं। इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो वो लगे हुए हैं, अपना काम कर रही हैं। जो अच्छा मैनिफेस्टो देगा, पंजाब के लोग जिसको पसंद करेंगे, वो पार्टी को अगर इस फ्रंट की जरूरत होगी तो ये फ्रंट उसका हिस्सा बनना चाहेगा। अब तो ये करीब करीब तय हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में से चुनेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा किसके साथ जाने में है। हालांकि मोर्चा बनाते वक्त सिद्धू ने आम आदमी पार्टी
और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा था। मेरे गाना याद आ गया, भूली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। राजनीति में कोई भी अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। सिद्धू भी फायदे की ताक में है, डील खुली हुई है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान है कि कश्मीर कश्मीर चिल्लाना बंद नहीं करता है, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। जी हां, तमाम देश और अब तो इधर अमेरिकी कांग्रेस में 2 सांसदों ने साफ कहा है पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो। देखिए कैसे अलग थलग पड़ रहा है पाकिस्तान। Germany stands resolutely at India's side in the fight against terrorism. जम्मू कश्मीर में जो भी अटैक हुआ है, Excuse me, not now. पाकिस्तान ने बहुत आतंक फैला लिया, बहुत आंसू दे दिए। हिंदुस्तान की पीठ में गद्दारी का खंजर भोंकने वाला पाकिस्तान अब चैन से नहीं रह पाएगा। अब पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन हराम होने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान एक तरफ है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ। अब पाकिस्तान उसकी धरती पर पनप रहे आतंक को नकार नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। नवाज शरीफ भले ही अमेरिका में हिंदुस्तान में आतंकी हमले पर मुंह छुपाते फिर रहे हों, लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने उरी हमले के मद्देनजर सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ली और न्यूयॉर्क में 2 अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने का बिल पेश कर दिया। कहां तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बड़े शरीफ बनकर अमेरिका के सामने रोना रोने चले थे, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाने का पूरा प्लान बनाकर पहुंचे थे। उससे पहले ही अमेरिका ने नवाज शरीफ को आतंक के आईने में झांकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग भी रख दी। HR 6069 यानी द पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट के नाम से इस बिल को आने के 4 महीने के भीतर अमेरिकी प्रशासन को इस मामले पर औपचारिक रुख तैयार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को 90 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जारी करनी होगी। इसमें इस बात की विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दिया है कि नहीं। इसके 30 दिन बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक फॉलोअप रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके जरिए यह तय होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करने वाला मुल्क है। इस बिल को टेक्सास शहर के कांग्रेसमैन टेड पो और कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन डेना रोअर बाकर ने रखा है। टेड टेररिज्म पर बनी हाउस सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इससे पहले ओबामा ने भी पाकिस्तान को इशारों में नसीहत दे डाली। ओबामा ने कहा, छिपकर वार करने से बाज आए मुल्क, हमने आतंकियों की पनाहगाह मिटाई हैं। अगर समुदायों को सह अस्तित्व की इजाजत नहीं दी गई तो चरमपंथ के अंगारे उन्हें जला डालेंगे, जिससे अनगिनत लोग पीड़ित होंगे और चरमपंथ बाहरी मुल्कों में पहुंचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात संयुक्त राष्ट्र के 71वें सत्र में कही। पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की कवायदों के बीच इस्लामाबाद से एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है और वो परमाणु ताकत की अकड़ दिखा रहा है। नवाज पिछले 2 दिनों से अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, तुर्की के नेताओं से मिल चुके हैं। तुर्की को छोड़कर किसी ने भी उन्हें कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट नहीं किया है, जबकि उरी में हुए आतंकी हमले के चलते दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। बांग्लादेश ने तो खुले लफ्जों में कह दिया है कि वो पूरी तरह से भारत के साथ है। We are against terrorists. We are against terrorist country. Whatever it is, we will remain always with India. That is our commitment for this terrorist attack. For this reason. और आपको उन मुल्कों की लिस्ट दिखाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो
पाकिस्तान ही आतंकवाद की जननी है। वो अमेरिका भी कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, खाली हिंदुस्तान नहीं कह रहा है। उरी हमले पर अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन को सेफ हेवन न बनने दे, तो फ्रांस ने साफ तौर पर कहा है कि उरी हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का हाथ है। ब्रिटेन ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद से लड़ने का भरोसा दिया है, तो रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील कैंसिल करने का फैसला किया है। यानी अब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका है। आज तक ब्यूरो। युद्ध से पाकिस्तान डरता है पाकिस्तान का पूर्व जनरल। हम आपको सच दिखाते हैं। ये जो परमाणु बम के नाम पर दुनिया भर में झांसा दे रहा है पाकिस्तान, उसका सच उसी के घर वाले बयां कर रहे हैं। देखिए। एक कहावत बड़ी पुरानी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ इसी रास्ते पर पाकिस्तान भी चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चल रहे हैं। पहले तो कायराना तरीके से भारतीय फौजियों पर वार किया, और जब भारत ने हेकड़ी दिखाई तो नवाज अपने आर्मी चीफ को तैयार कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? नवाज शरीफ को एक बात साफ साफ समझनी होगी कि अगर भारत को युद्ध के लिए भड़काया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फोन पर आर्मी चीफ राहिल शरीफ से बात की है। हेलो राहिल शरीफ जी, बताएं। पाकिस्तानी सेना को पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला देने को कहो। इस्लामाबाद से उत्तरी इलाके की तरफ सारा ट्रैफिक रोक दो। इस्लामाबाद से उत्तरी एरिया में जाने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दो। जी ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहो। कुछ बड़े हाईवे बंद कर दो और इन हाईवे पर इमरजेंसी में फाइटर जेट उड़ाने और लैंड कराने की तैयारी रखो। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करने जा रहा है। वो चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान कोई नुकसान ना करे जिससे पूरी की पूरी उनकी छवि चली जाए। वो इस समय बड़े डेलिकेट मोमेंट पे है। पाकिस्तान भले ही हिंदुस्तान को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि अंदरूनी मुल्क में भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है, लेकिन आज हम इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं 18 सितंबर यानी रविवार को उरी में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परमाणु बम की धमकी देते नजर आ रहे थे। अपनी अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो सिचुएशन पे, लेकिन हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई, तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसे। बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा उसी के मुल्क में बैठे उसी के रक्षा विशेषज्ञ खोल कर रख देते हैं। ये तो बात रही पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की, लेकिन हिंदुस्तान से युद्ध के नाम पर पाकिस्तान का दम कैसे फूल जाता है, ये खुद पाकिस्तान के पूर्व जनरल और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मान रहे हैं। पाकिस्तान उरी हमले के बाद दहशत में आ गया है। इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। पाकिस्तान जिस चीन पर चौड़ा होता है, ऐसे में चीन की तरफ से भी उरी अटैक पर कुछ भी खुलकर ना बोलना और सिर्फ इतना कहना कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, पाकिस्तान के लिए अब संभलने का वक्त आ गया है। और रही बात युद्ध की, तो भारत ने अगर ठान लिया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है, तो उसको बर्बाद होते बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस्लामाबाद से कसवर कलासरा के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान टीवी से लेकर पाकिस्तान के तमाम नेता, सवाल यही है कि सच तो देखो तो अपना इतिहास, जानो तो अपना इतिहास और समझो ये कि जब जब सामने आकर खड़े हुए हो मात मिली है। एक बार फिर क्या उसी की तरफ बढ़ना चाहता है पाकिस्तान? देखिए। हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने वाला पाकिस्तान शायद मुगालते में है, तो उसे हमारी ताकत देख लेनी चाहिए। देख लेना चाहिए भारत का दम। समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा।
जमीन, आसमान और जल, हर जगह हमारी सेना पाकिस्तान से 21 है। जंग जैसे सूरत हाल में पाकिस्तान को धूल चटाने का मादा रखती है। और तो और पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर एटम बम का इस्तेमाल किया तो दुनिया के नक्शे से उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। इन जनाब को अच्छी तरह पता है कि उनकी औकात क्या है। फिर पाकिस्तान के हुक्मरान, उसकी फौज है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनी जा रही है। हिंदुस्तान को हमले की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रही। तो जरा वो लोग भी गौर फरमाएं इन आंकड़ों पर, जो हमारी ताकत बयां करने के लिए काफी है। भारतीय सेना के 13,25,000 सैनिक अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 6,20,000 सैनिक हैं। भारतीय सेना के पास 21,43,000 सैनिक रिजर्व हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 5,15,000 रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 6,464 टैंक हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,924 टैंक। भारत के पास 6,704 जंगी वाहन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,828 जंगी वाहन। भारत के पास ऑटोमेटिक घातक हथियारों की संख्या 7,414 है, जबकि पाकिस्तान के पास 3,278 घातक हथियार हैं। भारत के पास 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 134। भारत के पास 2,086 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 923। जाहिर है अब तो पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए। हिंदुस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब इतिहास भी दिखा रहा हो, बता रहा हो कि जब जब लड़े हैं तब तब मांधी खाई है। जी हाँ, 1965 से लेकर 1999 तक जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से टकराने की जुर्रत की, उसने मुंह की तो खाई ही, उसके टुकड़े भी हुए। हिंदुस्तान ने अपनी रणनीति बना ली है ये रणनीति की जो भी घुसपैठ करेगा वो सीधा गोली खाएगा। और इसीलिए हमारी सेनाएं जो सरहद पर अलग अलग जगहों पर मौजूद है, पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है, और कोई भी घुसपैठ की कोशिश पूरी तरह से नाकाम की जा रही है। आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। हिंदुस्तान के वीर, सरहद के जांबाज पाकिस्तान के आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। ये बहादुर जवानों के हौसले की तस्वीरें हैं। उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान के आतंकियों ने जो खूनी खेल खेला, अब मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उरी सेक्टर के लाचीपुरा इलाके में आर्मी के जवान आतंकियों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मंगलवार को हिंदुस्तानी फौजियों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 10 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। रविवार को उरी में सेना शिविर में आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर काफी तनाव बना हुआ है। हम इस वक्त दरअसल जो लच्छीपुरा नियंत्रण रेखा का इलाका है उरी में, वहां पर है जहां कल काफी देर तक गोलीबारी चली थी। फायर हुआ है, आवाज हमें सुना है, लेकिन ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का गोलाबारी हो गया या हिंदुस्तान का। उरी से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।